गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो रूहानिका रहती है वो स्मृति की तरफ देखती रहती है और स्मृति से उसकी लाइफ के बारे में बता रही थी, जिसमें स्मृति उसे सबसे पहले बताती है कि उसका जन्म कैसे हुआ था। फिर वो उसे बताती है कि उसकी ज़िंदगी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन रहता है और वो पर्सन और कोई नहीं, वो तनिक्षा के बारे में बताती है। तनिक्षा उसके मालिक की बेटी रहती है और जो मालिक की बेटी के साथ उसकी बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। हालांकि तनिक्षा एक लौती बेटी थी और वो बहुत ज़िद्दी थी, वो किसी की भी बात नहीं सुनती थी, पर किस तरीके से उसकी दोस्ती होती है स्मृति के साथ और कब वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये सारी बातें चल रही थी। रूहानी का जब ये कहानी सुन रही रहती है तो स्मृति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तभी वहाँ से स्मृति की तरफ देखते रूहानी का बोलती है कि तुम रुक क्यों गई हो। अब उसके आगे तो स्मृति बोलती है कि मैंने कहा था मैं तुम्हें कहानी बताऊंगी, पर एक साथ सारी कहानी बताऊंगी ये तो नहीं कहा था मैंने, तो तुम मुझे एकदम से ये सारी कहानी एक साथ नहीं पूछ सकती हो। तो ये बात सुन के रूहानिका के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है और वो चुपचाप वहाँ बैठ के यही सोचती रहती है कि अब इसके आगे क्या हुआ रहता है, इसके आगे क्या हुआ रहता है। वो भी बेचैनी में काफ़ी ज़्यादा बैठी थी कि आखिर रूहानिका और स्मृति का क्या रिलेशन था। देखा जाए तो रूहानिका तो खुद भी एक मतलब प्यार तो वो स्मृति से बहुत ज़्यादा करती थी, पर जिस तरीके से वो उसे इसलिए कहानी सुनाई रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि काश कुछ हो ना जाए। तो रूहानी का भी यहाँ पर थोड़ा सा बैठी रहती है। तभी स्मृति उसकी नज़रों को समझती है, उसकी नज़रों को काफ़ी अच्छे से समझती है और समझते होते हुए बोलती है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम्हें ये कहानी सुनते हुए अच्छा नहीं लग रहा या तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है। रूहानी का वहाँ पे सहम सी जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे कोई भी एक्सप्रेशंस कुछ भी बताए जिसमें तो हमारी स्मृति बीच में रोक देगी। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे ये जानना है कि तुम्हारी आगे फ्रेंडशिप कैसी रही और ये सब जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी रूहानिका उसे बोलती है कि ज़रूर मैं तुम्हें तभी स्मृति उसे बोलती है ज़रूर मैं तुम्हें ये बारे में सब कुछ बताऊंगी, पर उससे पहले हमें डिनर कर लेना चाहिए। तुम्हारे लिए खाना आ चुका है और तुम डिनर करके सो जाओ, अब कहानी कल बताई जाएगी। और रूहानी का के लिए डिनर आता है, उसकी मेड ला कर देती है उसको। स्मृति उसको उसके साथ बैठ के आराम से खिलाती है, उसे हग करती है और जहाँ रूहानी का रात भर यही सोचती रहती है, तभी स्मृति उसे बहुत टाइटली हग करती है, उसके बालों को हाथ फेरती है और धीरे से बोलती है रूहानी का सो जाओ, कहानी तुम्हें पूरी पता ही चलेगी, पर थोड़ा सब्र करो। और ऐसे करके उसे हग करने लग जाती है। थोड़ी देर में जो हमारी रूहानिका रहती है वो चुप रहती है और चुप होकर अब वो अपना मतलब सो जाती है। जब मॉर्निंग का टाइम रहता है तो रूहानिका से रुके बिल्कुल नहीं बनता है। वो स्मृति की तरफ देखती है और स्मृति से पूछती है अब मुझे आगे की कहानी बता। तो कहती है इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सा काम कर लो, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, सब कुछ काम कर लो। और वो उससे वो एनजीओ का जो काम रहता है, जो उसे ऑनलाइन करवाना रहता है, वो सारा कराती है। थोड़ा बहुत जो बिजनेस के लिए जो काम रहते हैं वो कराती है और रूहानी का भी ये काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करती है, ये उम्मीद में कि अब उसे वो पूरी की पूरी कहानी सुनने के लिए मिलेगी, क्योंकि उसका भी मन बहुत ज़्यादा बेचैन था, चंचल था कि ये जानने के लिए। जब वो सारे काम कर लेती है तब रूहानी का उसकी तरफ बोलती है स्मृति अब तो बताओ। तब स्मृति उसे बताती है कि स्कूल के टाइम पे हमेशा से मैं जाती थी और अब तनिक्षा भी मेरे साथ जाना स्टार्ट कर दिए थे। हम दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे और अब स्कूल के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए थे, जिसमें मुझे पढ़ाने के लिए वैसे तो ट्यूटर था, लेकिन ट्यूटर के साथ अगर कोई इंसान मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनल अटेंशन देता था तो वो तनिक्षा थी। जिस तरीके से मैं तुम्हें पर्सनली पढ़ाती थी उस समय कोई मुझे भी बहुत पर्सनली तरीके से पढ़ाता था और वो पढ़ाने वाली तनिक्षा थी। तनिक्षा ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, आगे हर एक चीज़ करी, जिसकी वजह से जब मेरा एग्ज़ाम टाइम था तो मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाई। एग्ज़ाम अच्छे से करने के बाद फाइनली हमारा रिज़ल्ट आया। मैं टॉप तो नहीं कर पाई, लेकिन ये बात तो सच था कि उस समय मैंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक कॉन्वेंट की लड़की जिसे कुछ भी आता नहीं है वो इतने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएगी। और वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे। उस समय मेरे 60% बने थे और एज़ यूजुअल तनिक्षा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और तनिक्षा ने अपनी क्लास में टॉप किया था।
जब वो पूरा क्लास में टॉप करती है तो उसके डैड को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके डैड, जिनकी वो लौती बेटी रहती है, वो इस खुशी के मारे उसे जाकर एक उसको गिफ्ट देते हैं। सरप्राइजिंग गिफ्ट था। वो दिन बहुत ज़रूरी था। जिस दिन रिजल्ट निकला था उस दिन नैना मम्मा और मैं और तनिक्षा, हम तीनों के तीनों स्कूल जाके अपना रिजल्ट लेकर आए थे। घर पे हम जैसे ही एंटर हुए, हम लोग वहाँ पर खुश थे, लेकिन जैसे ही हम एंटर हुए वहाँ पर एक बहुत प्यार से एक गिफ्ट रखा हुआ था, पूरा का पूरा पैक था। जैसे ही उस गिफ्ट को अनरैप किया गया, और वो तनिषा का गिफ्ट था जो उसके डैड ने उसके लिए लेकर आए थे। और वो एक साइकिल थी, एक बहुत प्यारी बच्चों वाली साइकिल थी, मतलब बड़ों वाली साइकिल, मीन्स एक अच्छी, उस ज़माने की वो सबसे बड़ी साइकिल हुआ करती थी, एकदम टॉप क्लास वाली साइकिल ला कर दी। ये साइकिल देखकर तो तनिषा बहुत ज़्यादा मुस्कुराई, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन तनिषा धीरे से मेरी तरफ देखी और वो ये सोच में लग गई कि शायद मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे लिए गिफ्ट आया, उसके लिए, मतलब सॉरी, तनिषा के लिए गिफ्ट आया, लेकिन स्मृति के लिए गिफ्ट नहीं आया। इस बात पे शायद उसे बुरा लगेगा, लेकिन मुझे कुछ बुरा तो लगा नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने जितने स्कोर करे थे वो भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे बाबा इतने अमीर तो थे नहीं कि मेरे लिए कुछ इतना सब कुछ बड़ा कर सके, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है। मेरी मम्मी के जाने के बाद मुझे नैना मम्मा इतना प्यार करती है, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं वहाँ शांति से बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर जहाँ पर रूहानी का, जहाँ पर तनिषा मेरे पास आकर बैठी, और तनिषा मेरे पास आकर बोलती है कि तुम्हें भी तो गिफ्ट चाहिए होगा ना। तो कहती है कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तभी वो अपनी जाती है और अपने मतलब जो उनका रूम रहता है, उस रूम में बहुत सारे टॉय रहते हैं। उसमें से एक टॉय मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, क्योंकि वो टॉय बहुत क्यूट सा टॉय था। तो तनिषा अपना फेवरेट टॉय, जिसके लिए उन्होंने अपनी मम्मी से लड़ झगड़ के जो बाहर एक सिटी से मंगवाया गया था, वो टॉय मेरे पास लाकर दे देती हैं। मैं देखती ही रह जाती हूँ। मैं तनिषा को पूछती हूँ, ये तो टॉय आपका फेवरेट है, फिर आप मुझे क्यों दे रही हो। तभी तनिषा कहती है, तुम भी तो मेरी फेवरेट हो, और वैसे भी मुझे तो गिफ्ट पापा ने दे दिया है, लेकिन तुमने भी तो मार्क्स अच्छे स्कोर करे हैं, तो ये चीज़ तुम्हें भी तो बनती है। और वैसे भी ये टॉय मैंने बहुत खेल लिया, अब ये टॉय तुम्हारी बारी है, इस टॉय के साथ तुम खेलोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश होती हूँ, और मैं खुशी के मारे, मतलब एकदम हवा में घूमने लग जाती हूँ, खुश रहती हूँ। रूहानिका मुझे इस तरीके से जब देखती है, तनिषा मुझे जब इस तरीके से देखती है, तो वो भी बहुत खुश होती है, और उसे एक चीज़ समझ में आती है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश होने वालों में से थी। थोड़ा वक्त इसी तरीके से बीत जाता है। साइकिल चलानी तनिषा को आती नहीं थी, इसलिए वो साइकिल चलाने के लिए जाती थी। जब वो साइकिल चलाने के लिए जाती थी तो वो हमेशा से मुझे लेकर जाती थी, और मुझे कहती थी कि चलो चलो साथ में हम जाएंगे और साइकिल चलाएंगे। और इसी चक्कर में हम साइकिल चलाते थे, और हम साइकिल चलाने लगते थे। धीरे धीरे हम जब साइकिल चलाते थे तो उसमें तनिषा पीछे बैठती थी, नहीं, सामने तनिषा बैठी रहती थी, और पीछे से मैं उसे धक्का मारती थी। कई बार वो कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंस नहीं हो पाता था तो गिर जाते थे, तो मिट्टी के कपड़े हो जाते थे, फिर हम जाकर वही करते थे। थोड़े टाइम के बाद जब वक्त बीतता गया और मेरी साइकिल साइकिल बहुत अच्छे से चलानी आ गई थी, तनिषा को साइकिल इतने अच्छे से चलानी आ गई थी कि उसमें वो मुझे बिठाकर वहाँ पे पूरी गलियों में घूमती रहती थी। तनिषा के बहुत सारे दोस्त थे, पर वो अपने दोस्तों के साथ इतना वक्त नहीं गुजारती थी जितना वो मेरे साथ गुजारती थी। उसे हमेशा से मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। अब वक्त ऐसा आता था कि जब जैसे जैसे हम बड़े हुए, अब हम नाइन्थ स्टैंडर्ड मैं नाइन्थ स्टैंडर्ड में थी और तनिषा 11th स्टैंडर्ड में थी। तो उस समय हम लोगों को पॉकेट मनी दिए जाते थे, मतलब मेरे अब्बू थोड़े बहुत पैसे, मेरे बाबा मेरे को थोड़े बहुत पैसे दे देते थे, और साथ ही साथ जो तनिषा को तो उसकी मम्मी उसके पैसे देती थी। तनिषा बहुत खर्चीली थी, क्योंकि वो कभी भी पैसा सेव करने पे बिलीव नहीं करती थी। तो जितने भी पैसे उसके हाथ में आते थे वो फटाफट वो पैसे लेकर ना खर्च करने के लिए चली जाती थी।
वो मुझे साइकिल पे बिठाकर हम पीछे से गलियों में गुजरते हुए कभी समोसा खा लेते थे, कभी वहाँ जाके हम कुछ भी सामान जो हमें ऐसा लगता था हम वो खरीद लेते थे, समोसा खाते थे। बहुत खर्चीले थे और तनिष्का अपने पूरे पैसे ना खर्च कर देती थी। और जब मंथ का एंड होता था, क्योंकि हर मंथ में हमें थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। हाँ, नैना मम्मा मुझे भी हाथ में पैसे देती थी, जहाँ पर उसे पैसे जितने मिलते थे ना, उसके थोड़े कम पैसे मुझे भी मिलते थे। और मुझे मेरे बाबा भी पैसे लाकर थोड़े बहुत देते थे हाथ में, क्योंकि अब मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी। तो एक वक्त ऐसा आता था कि जब तनिष्का अपने पूरे पैसे खर्च कर लेती थी और साइकिल में घूम फिर के, तो उसके बाद वो मेरी तरफ देखती थी। तब मैं हमेशा से तनिष्का के लिए बहुत सारे पैसे बचा कर रखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तनिष्का एक टाइम के बाद खुद के पैसे खर्च करने के बाद वो उसे जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो कुछ ना कुछ करेगी। तो जब हम मार्केट में जाते थे, तो हम साइकिल से चलाते हुए मार्केट में घूमते हुए जाते थे। तो एक दिन का बात है, जब हम मार्केट में जाते थे, तनिष्का अपने पॉकेट में हाथ डालती तो उसके पास वहाँ पर सिर्फ थोड़े ही पैसे रहते हैं। और वो जो सामान उनको पसंद आया था, उन्हें बहुत प्यारी सी एक कैंडल पसंद आई थी, जो उन्हें अपने रूम पर रखना था। और साथ ही साथ उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो वो खाना भी खाना पसंद करती थी। तो वो बोलती हैं कि जितने उनके पास जेब में पैसे रहते हैं, उससे वो सामान खरीद लेती हैं। फिर थोड़ा आगे मैं उनके साथ जाती हूँ, तब वो कहती है मुझे भूख भी लगी है, बट मेरे जेब में पैसे नहीं है। तब धीरे से मैं उनको हमेशा से पैसे निकाल के देती थी। तनिष्का उस समय उनकी चेहरे की जो स्माइल होती थी और जो खुशी होती थी, वो उन पैसों के सामने कुछ भी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। वो इतना खुश होती थी, इतना खुश होती थी और एकदम से मुझे हग करती थी और मेरे मेरे गालों पे किस करते हुए बोलती थी कि थैंक यू, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे दुकान में बिठाकर मुझे वहाँ पर खाना खिलाती थी। ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाना सीख गई थी और धीरे-धीरे मैं उनके साथ ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। मैं खाना सीख गई थी, मैं हर एक-एक चीज़ करने लग गई थी और वक़्त उसी तेज़ी से गुज़र रहा था। और थोड़े टाइम के बाद जब हम लोग घर वापस आते थे, तो वो मुझे पकड़ के मेरे साथ पढ़ाई करने मुझे बिठाती थी। एक दिन आ गया था कि जहाँ कुछ दिन तक मेरी तनिष्का से बात नहीं हो पा रही थी। उनका पेट काफ़ी ज़्यादा दुख रहा था और वो मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। उस समय मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पूरे टाइम उनके पास बैठी रही। उनको बुखार आ गया था, तो उनका बुखार सही किया। फिर उस दिन भी मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगा और मुझे पता चला था कि उनके पीरियड्स आ गए थे और तनिष्का के पीरियड रेगुलर गर्ल्स के हिसाब से काफ़ी लेट आए थे। तो अब उन्हें थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस हो गया था और उस समय नैना मम्मी ने जहाँ उन्हें ये सारी बातें समझाई थी, उस समय मुझे भी ये सारी बातें समझाई कि जब एक लड़की जब बड़ी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, जहाँ पर उन्हें तहज़ीब से बात करनी रहती है, तभी उन्हें लड़कों से थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। इन दिनों किचन में आकर ऐसे घुसकर कुछ भी सामान लेना नहीं रहता है, इंतज़ार करना रहता है कि कोई तुम्हें लाकर दे। और मंदिर में नहीं जाना रहता है। कोई भी ऐसी धार्मिक जगह है जो काफ़ी अच्छी होती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, इन दिनों आप वहाँ पर नहीं जाते हैं और ये सब चीज़ें आप नहीं करते हैं। तो वहाँ पर तनिष्का का बहुत ज़्यादा रोने जैसा फ़ेज़ था और वो मेरी तरफ देख रही थी और मुझे बोल रही थी कि बहुत गंदा लगता है ये सब चीज़ें। तब मैंने उनको मुस्कुराते उनको बोला, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना आपके साथ। ये अभी आपको फेस करना है, थोड़े टाइम के बाद मुझे भी ये चीज़ फेस करनी है। इस तरीके से बोलकर मैं उनके साथ बैठती थी। धीरे धीरे वो इस चीज़ की यूज टू होने लग गई और फिर वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। उसके बाद वो हमेशा से थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो उनका तहज़ीब से रहना ये सब स्टार्ट हो गया था। अब वो मस्ती भी करती थी, तो थोड़ा लिमिट में मस्ती हो गई थी। ये चीज़ कहीं न कहीं मैं बहुत ज़्यादा मिस करने लग गई थी, क्योंकि तनिष्का अब अपने मर्ज़ी से साइकिल चला के कहीं पर भी नहीं जाती थी, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी, तो उनका हर एक-एक चीज़ चेंज हो गई थी। वो लिमिटेड लोगों से मिलना-जुलना सब हो गया था। वक़्त इतनी ही तेज़ी से गुज़र रहा था और धीरे-धीरे हम बड़े होते गए। एक बड़े होने के बाद आज से कुछ महीनों बाद मेरा भी पेट दर्द बहुत जम के हुआ और उस समय तनिष्का और मैं मार्केट में थे तभी तनिष्का और मैं हम लोग कुछ सामान लेने के लिए गए थे घर के लिए, जिसमें उनको
घर का कुछ सामान भी लेना था, साथ ही साथ स्कूल के लिए क्राफ्ट था, तो क्राफ्ट का कुछ सामान लेकर उन्हें क्राफ्ट की चीज़ें बनानी थी। और जब वो ये सब चीज़ें लेने गए तभी मेरा पेट दर्द इतनी जम के हुआ कि मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई, लेकिन जब मैं उठी तो मेरे पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे। तनिक्षा ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और उन्होंने अपनी जैकेट निकाल कर मेरे पीछे से पूरा कवर अप किया और मुझे धीरे धीरे बोली, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर सी गई थी, मैं सहम सी गई थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। हालाँकि उस समय मुझे पता तो था कि ये चीज़ें होती हैं, बट कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और यही एक रीज़न था जिसकी वज़ह से मैं डरने लग गई थी। स्मृति अपनी ये पूरी कहानी रूहानिका की तरफ जब बता रही थी, तो रूहानिका इतने इतने एक्साइटेड वे में और हर एक चीज़ सुन रही थी, जैसे कि उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस टाइप की फ्रेंडशिप तो यार रूहानिका के मन में था कि मैं भी डिज़र्व करती हूँ, कि अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर हो जो उसे इतनी ज़्यादा केयर करे तो क्या बात है। हालाँकि रूहानिका के पास स्मृति हमेशा से थी, बट प्रॉब्लम ऐसी थी कि स्मृति सिर्फ़ और सिर्फ़ रूहानिका को दिखती थी और रूहानिका की थी, बाकी और किसी के सामने नहीं थी। पर जब स्मृति थी तब उसके पास तनिक्षा सबके सामने उसको इतना प्यारा और केयरिंग नेचर दिखाती थी, जो काबिले तारीफ था। थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर के बाद जो रूहानिका रहती है वो स्मृति की तरफ देखते थे। स्मृति उसकी नज़रों को कॉपी करते हुए सोचती है कि ये आगे का पूछना चाह रही है या इसको कुछ बुरा तो नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मृति को भी पता था कि ये कहानी जहाँ पे प्यार है, इमोशंस है, वहाँ पर कहीं ना कहीं रूहानिका को दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। शायद उसको वो हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये स्मृति हमेशा से ये जानती थी कि रूहानिका उसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए बीच बीच में कभी कभार वो अपनी कहानी बताते बताते रुक जाती थी और वो फेस के एक्सप्रेशंस देखना स्टार्ट कर देती थी रूहानिका के। फिर रूहानिका धीरे से बोलती, कम ऑन स्मृति, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, मुझे आके बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। तभी स्मृति उसकी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ था और इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुआ, मेरा पेट भी दर्द इतना जा रहा था। वहाँ पर पूरे टाइम तनिक्षा ने मुझे पकड़ा और मुझे वहाँ से हाथ पकड़ते हुए, वो मुझे वहाँ से बहुत प्यार से लेते हुए गई, हाथ पकड़ते हुए लेते गई और वहाँ पर ले जाकर मुझे बिठाया और मुझे बिठाकर मुझे थोड़ा पानी वानी पिलाया। उसकी जो जैकेट थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी गंदी हो चुकी थी, पर जो उसकी फेवरेट जैकेट थी वो गंदी होने पर भी उसने मेरे पे डांटा भी नहीं, चिल्लाया भी नहीं। फिर हम लोग घर धीरे धीरे पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो डायरेक्ट अपनी मम्मी को बुलाकर लाई और उन्होंने बताया कि अब स्मृति के भी वो दिन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही वो दिन स्टार्ट होते तो मम्मी उसके पास आई और उसे बोला कि बोला, तनिक्षा, मैंने तुम्हें जो समझाया था अब तुम बड़ी होने के खातिर उसे तुम ये सारी बातें समझाओ। तो वो कहती है ठीक है। तो फिर किस तरीके से उस समय पैड यूज़ किया जाता था, किस समय किस तरीके से ये सब लगाया जाता था, ये सारी चीज़ें भी स्मृति को स्मृति को बताने वाली और कोई नहीं, वो तनिक्षा थी। तनिक्षा ने उसे एक एक छोटे से बच्चे की तरह रखा था। हालांकि 2 साल का गैप था, वो उसे बहुत अच्छे से एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी। उसकी एक प्रोटेक्टिव गार्डियन सब थी वो, और उसे उन दिनों उसने बहुत प्यार से संभाला और संभालने के बाद उसे काफ़ी अच्छे से मतलब सही किया। वक्त उसके बाद उसकी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो तनिक्षा ने उसे अपने डैड के पास, मतलब बाबा के घर पे, आउट हाउस पे जाने दिया ही नहीं। उसने उसे अपने साथ बेड पे सुलाया। फिर उसने अपनी अम्मी के पास गई तनिक्षा, और तनिक्षा अपनी मम्मी के पास जाकर बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि अब से स्मृति मेरे रूम पर ही रहे। मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वो अभी अभी बड़ी हो गई है ना मम्मा, वो कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, पापा को कैसे बताएगी इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे बताने में शर्म आती है, तो उसके तो पापा हैं, मम्मी तो आप ही हो ना, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बात करो और वो अब से मेरे रूम पर ही रहेगी। ये बात सुनकर उसकी मम्मी शॉक्ड हो जाती है और मम्मी को इस बार थोड़ा सा अजीब लगा था, क्योंकि तनिक्षा कभी अपना चीज़ शेयर नहीं करती है। वो पूरी चीज़ें इस बार स्मृति को दे रही थी और अपना रूम शेयर करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। तनिक्षा एकदम रूम शेयर करने की बात कर देती है। तभी उसकी मम्मी कहती है नहीं, उसे अपने घर पे रहने दो। देखो तुम भूलो मत कि वो एक
एक ड्राइवर अंकल की बेटी है। तो तभी यहाँ पर जो तनिक्षा होती है वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है, मम्मा आप तो ऐसी बात मत करो ना, वो मेरे लिए मेरी बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त है, वो मेरे लिए हमेशा से रहती है, हम बचपन से खेले हैं, क्या कहाँ आप स्टेटस की बात कर रही हो। तो कहती है, बात मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसे अपनी बहन की तरह ट्रीट करो या अपनी दोस्त की तरह ट्रीट करो, उसे अपने घर पर भी रखो, मुझे कोई इशू नहीं है, पर तुम्हारे बाबा, तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा ना तो वो क्या रिएक्ट करेंगे। तो कहती है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वैसे भी वो मैक्सिमम टाइम तो बाहर ही रहते हैं, उनके पास तो इतना टाइम नहीं रहता कि कौन कहाँ पर है क्या है, वो पूछते नहीं है, सिर्फ उनको सिर्फ अपने परसेंटेज से मतलब होता है कि कहाँ पर मैं कितने परसेंटेज लेकर आई हूँ, बस इतना बोल देते हैं। इसके बाद वही एक होता है, थोड़े टाइम के बाद स्मृति को तनिषा अपने ही रूम में लाकर बिठा देती है और अपने ही रूम में उसे रखना स्टार्ट कर देती है। ये देखकर तो स्मृति कहीं ना कहीं डरने लगती है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे इतना प्यार और इतना लगाव मिलेगा, पर जहाँ पे तनिक्षा थी तो उसे उतना प्यार लगाव देती ही है। थोड़े टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रूम शेयर करने लगते हैं, और जब रूम शेयर करते हैं तब क्या क्या होता है ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी रिकॉर्डिंग करनी मतलब क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम है। तो जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और लास्ट में सिर्फ मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि मैं ये मैं करके इसलिए बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्मृति अपनी स्टोरी सुना रही है और उसके कैरेक्टर में घुसते हुए मैं ये बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि स्मृति ने ये कहा। तो क्योंकि वो कहानी अपनी सुना रही है इसलिए मैं करके मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो आप जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको लगता है तो फिर मैं स्मृति करके ही बोलना स्टार्ट कर दूँगी। मेरे ख्याल से स्मृति करके बोलूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलो करते हैं इस बार अगले एपिसोड में। बाय बाय।